और भी कोई भी जो वॉलंटियर इसमें कर सके। जी बेटा, कोई भी और डॉक्टर जो इसको वॉलंटियर कर सके। और वॉलंटियर इसमें इसलिए चाहिए होती हैं कि ये एक इंटरैक्टिव सेशन होता है। इट्स नॉट जस्ट वन साइडेड नॉलेज डिसेमिनेशन। जी, है कोई वॉलंटियर? हेलो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो किस लिहाज से सिग्निफिकेंट है, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? एनीवन? लेट इट बी इंटरैक्टिव लाइक दिस। मैम, इसलिए कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि एक पेशेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है। इस वजह से हम्म। इसकी अर्ली ट्रीटमेंट और इसकी प्रिवेंशन जरूरी है। और सेकंड ये कि एक हम्म। ट्रीटेबल कॉज है। और जो हम्म। ट्रीटेबल कॉज हो उसकी तो लाइक अगर हम स्क्रीनिंग भी कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी सी के हम्म। साथ तो उससे हम्म। ट्रांसमिशन के रिस्क भी कम हो सकते हैं। और जो उससे हम्म। फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी रिड्यूस हो सकते हैं। और प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो ट्रांसमिशन है हम्म। हम्म। टुवर्ड्स बेबी उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है विद हम्म। ट्रीटमेंट। इसलिए ये ये इम्पोर्टेंट तो है। हैं तीन ऑब्जेक्टिव इसके स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के, लेकिन डब्ल्यूएचओ कौन से तीन इन्फेक्शंस को कहती है कि इनको इनकी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग भी की जाए और इनको इनकी ट्रीटमेंट और बाकी जाहिर है चूंकि ट्रीटेबल है तो हम स्क्रीनिंग उसी की करते हैं जिसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो। और ये कि उसको वो तीन कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस ये कौन से हैं? मैम, सिफिलिस, HIV हम्म। एंड हेपेटाइटिस। विच हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी है ना। हम्म। हेपेटाइटिस बी, क्योंकि सी की तो ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है वो तो हम देते ही नहीं प्रेगनेंसी में, जो डायरेक्ट एंटीवायरल्स हैं। अलबत्ता जो हम देते हैं हेपेटाइटिस बी में उसकी स्क्रीनिंग प्लस ट्रीटमेंट ऑल इज अवेलेबल। और उनमें सब में जो ऑब्जेक्टिव होता है, HIV हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। सब में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम, ये तो खैर बैक्टीरिया है लेकिन बाकी वायरसेस हैं, कि इनकी ट्रांसमिशन को हम कम से कम करें। और ट्रांसमिशन को कम से कम हम ऐसे कर सकते हैं कि उसको डिटेक्ट करके उसकी अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर दें, ताकि वो ट्रांसमिशन रिस्क उसका मिनिमाइज हो सके, जो कि वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। तो ये इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ये तीन वो डिजीजेस हैं जिसके लिए WHO ने रिकमेंड किया हुआ है कि इनकी स्क्रीनिंग करें। और क्या हम स्क्रीनिंग करते हैं अपने पेशेंट्स की? नो मैम, हाउ रूटीन मेनी में ऑफ यू स्क्रीनिंग नहीं पीपल करते। हमारे पास इस वक्त जो ऑनलाइन हैं, वो अपने अपने सेटअप्स में कौन है जो सिफिलिस की स्क्रीनिंग करता है? मैम, नहीं हो रही है। हेपेटाइटिस की हो रही है और हम्म। HIV की हो रही है, लेकिन सिफिलिस की भी नहीं हो रही स्क्रीनिंग। डू यू थिंक इट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्क्रीनिंग? यस मैम, इट शुड बी इंक्लूडेड क्योंकि ये ट्रीटेबल भी है, प्रिवेंट हो हम्म। सकता है। और जरूरी नहीं होता कि इसके कोई सिम्टम्स आए तो ही आप ट्रीट करें। बहुत सारे केसेस में तो ये एसिम्टोमेटिक होता है। खास तौर पे जो इस जो अर्ली स्टेजेस पे है, यानी जो प्राइमरी स्टेज है, उसमें ये अक्सर बहुत समझो कि इनसिग्निफिकेंट किस्म के इसमें अल्सर्स वगैरह बन जाती हैं, जो पेशेंट शायद नोट भी ना करे। वो इतने स्मॉल इन साइज होती हैं, जस्ट लाइक अ पिंपल, जो हो सकता है सिर्फ एक ही हो, एंड द डिजीज कैन गो अनरिकग्नाइज्ड। लेकिन जहां पे हाई, अब इसमें चूंकि हमारी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हम इसमें नहीं कर रहे, और वो क्यों नहीं कर रहे? कॉस्ट हम की एच वजह आई वी से। और HBV की तो कर रहे हैं, क्योंकि HIV इज नॉट नाउ दैट अनकॉमन एंड HBV इज क्वाइट कॉमन।
मैडम यहाँ पे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जहाँ पे से मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर बाहर के एरियाज में होते हैं, तो वो चीज हाँ भी इतनी कॉमन नहीं है, हाँ तो इस हाँ। वजह से भी ये नहीं हो रही। तो बात ये है, अब इसमें कॉमन हमें किसी भी डिजीज की प्रेवलेंस का कैसे पता चलता है? जिस वक्त हम उसको टेस्ट करें। अब जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो तो उनका तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उनमें कोई पॉजिटिव है या नहीं है, तो ये सारी चीजें तो हम रिस्क फैक्टर तो पेशेंट से पूछते ही हैं। लेकिन क्या ये जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसमें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आई रोज किसी ना किसी वजह से हम कर ही रही होती हैं, जस्ट लाइक जैसे टॉर्च इन्फेक्शंस हैं, उनमें सारे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। इसी तरह से बाकी भी टेस्ट। लेकिन इसमें जो एरियाज हैव द मोर प्रेवलेंस ऑफ एसटीडीज वहां पे जरूर करें, हाई रिस्क पेशेंट में जरूर करें, क्योंकि ओवरऑल प्रेवलेंस, अब प्रेवलेंस जिस हम असेस करते हैं कि कितनों में पॉजिटिव आ गए, लेकिन हम बहुत सारे पेशेंट को तो टेस्ट करते ही नहीं हैं। तो टेस्ट ना करने की वजह से ये इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो प्रेवलेंस उतनी ना कम हो जितनी कि हम एक्चुअली अपनी स्टडीज से निकाल रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम ओवरऑल अपनी जनरल पॉपुलेशन में देखें, इवन अर्बन एरियाज में भी, तो ये ज्यादा से ज्यादा 1.6% तक है, जो अकॉर्डिंग टू फ्यू स्टडीज है। लेकिन ये इससे ज्यादा भी हो सकती है उन अनस्क्रीन्ड लोगों में जिनमें ये है, लेकिन उनकी कभी स्क्रीनिंग नहीं हुई, जस्ट लाइक मेटरनल मोर्टेलिटी, जस्ट लाइक HIV। अब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अब ये बहुत सारे हमारे एरियाज ऐसे हैं, उनमें से कुछ जैसे जलालपुर जट्टा है, शाहकोट वगैरह जो कि शेखुपुरा के करीब है, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट फैमिली इज हैविंग HIV पॉजिटिव पेशेंट्स। लेकिन उनका इलाज भी होता है, उनका स्क्रीनिंग भी होता है, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं किया जाता टू WHO, क्योंकि हम जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स में हैं उसके हिसाब से हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये वो चीज है जो कि हम उस तरह से रिपोर्ट नहीं करते, अंडर रिपोर्टिंग है। तो WHO जो क्राइटेरिया निकालती है उसने तो अवेलेबल डेटा पे ही निकालना है, और अगर वो डेटा उसको रिपोर्ट ना हो तो उसमें प्रेवलेंस गलत डिसाइड हो जाती है। जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी इज एन अदर अंडर रिपोर्टेड, अंडर या नियर मिस केसेस है, वो अंडर रिपोर्टेड है। बहुत सारे एरियाज जहाँ पे रिपोर्टिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, घरों पे पेशेंट डिलीवर होती हैं, डेथ हो जाती है, कौन रिपोर्ट करता है? कोई भी नहीं करता। इवन हेल्थ केयर फैसिलिटीज को नहीं पता चलता, उनके ऑफिशियल्स को पता नहीं चलता। तो जैसे जफार रीच एरियाज ऑफ बलूचिस्तान एंड द सिंध, इंटीरियर सिंध, ये सब वो जगह हैं जहाँ से डिजीजेस रिपोर्ट उस तरह से नहीं होती जैसे होती हैं, और जिनके बेसिस पे प्रेवलेंस निकाली जाती है। सो वी कैन से कि ये अंडर वन ऑफ द अंडर रिपोर्टेड केस है। जैसे HIV है, और वो हम बेसिकली हम सारा कुछ छुपाने के आदी हैं, इस वजह से ये चीजें अंडरमाइन रह जाती हैं, अंडर द कारपेट ही बस रहती हैं, इसमें उतना होता नहीं है। बट वी शुड बी वेरी मच सस्पिशियस इफ एनी हाई रिस्क फैक्टर, और उसमें हम कर लें चाहे पेशेंट 100% एसिम्टोमेटिक भी है तो। और खास तौर पे वहां पे जहाँ पे के माउथ अल्सर्स हैं, जेनिटेलियर एरिया अल्सर्स हैं, और जिनकी कोई कॉज हम अदरवाइज आइडेंटिफाई नहीं करते, ट्रीटमेंट इतनी आसान है इसकी। तो अगर हम एक टेस्ट करवा के उसको देख लें और ट्रीटमेंट उसको ऑफर कर दें तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और ये भी कि इसकी जो टर्शरी स्टेज है उसमें वो तो फिर एक समझो कि अनट्रीटेबल वाली क्लास आ जाती है, स्टेज ऑफ द डिजीज, जिसमें इतनी ज्यादा न्यूरोलॉजिकल, ऑप्थेल्मिक एंड ऑडिटरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि फिर वो ट्रीट नहीं हो सकता। तो ये द मोर कॉमन एरियाज आर द लोअर एंड द मिडिल सोशो इकोनॉमिक, जो पॉपुलेशन है वो वाली। तो इनमें चूंकि ज्यादा कॉमन है, और हमारे कंट्रीज में ये जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं उन ये ज्यादातर ये वही हैं जो पोअर और मिडिल सोशो इकोनॉमिक क्लास जिनमें ज्यादा है। तो ये हम कह सकते हैं कि खास तौर पे अफ्रीका वगैरह में तो खैर ये बहुत कॉमन है। इवन अब वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये इट इज ऑन राइज। और अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में ये तकरीबन 6 मिलियन केसेस जो है वो ऐड होते जाते हैं हर साल, जो कि एक बिग बर्डन ऑफ डिजीज है। तो इसमें ये तो होगी उसकी डिटेक्शन। अब इसमें जो है वो आप उसको स्क्रीन कैसे करेंगे?
एक तो रिस्क फैक्टर तो हो गए जो हमने बता दिया कि ये रिस्क फैक्टर्स है। हाउ विल यू स्क्रीन द पेशेंट? पेशेंट सपोज आता है, प्रेगनेंसी में आता है और मे बी 10-11 वीक्स, और वो कहती है कि मेरे जेनिटल एरियाज पे कुछ अरसे से अल्सर है जो मुझे अब पेन करता है। तो ये दिस अब जो अल्सर, जेनिटल एरिया के अल्सर्स हैं, उनकी अपना एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, एंड द सिफिलिस इज वन ऑफ इट। तो उसमें जो कंडाइलोमा एक्यूमिनेटा है, वो सिफिलिस की कौन सी स्टेज पे बनता है? जी, एनीवन? मैम सेकंड पे बनता है इसका। सेकंड पे बनता है। सो प्राइमरी अगर स्टेज हम देखें तो वो ज्यादातर एसिम्टोमेटिक, जिसमें बहुत कम मिनिमल चीजें होती हैं। और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज जो आती है उसमें जनरलाइज्ड रैश, एडिनोपैथी, वो सब मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाली वो स्टेज आ जाती है, और उसके बाद वो लेटेंट फेज में चला जाता है इन्फेक्शन। और जो ज्यादातर जो खतरनाक होती हैं, यानी जो बच्चे को ट्रांसमिट कर सकती हैं, वो प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज है और लेटेंट फेज का पहला वाला हिस्सा, जिसको हम अर्ली लेटेंट कहते हैं। तो उसमें इसके ट्रांसमिशन रिस्क ज्यादा है, तो स्टेज वाइज और ट्राइमेस्टर वाइज इसका ट्रांसमिशन रिस्क होता है। तो इसमें सपोज ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट आती है, तो हम इसको क्या क्या चीजें स्क्रीन करेंगे, कैसे स्क्रीन करेंगे? मैडम इसलिए वीडीआरएल मैम टेस्ट होता है। हम्म। उससे स्क्रीनिंग होती है, और अगर वो अच्छा, पॉजिटिव आए एक तो। एक चीज मुझे आप सब लोग बताओ, एक चीज आप मुझे सब लोग बताओ, कि जब हमारा टॉपिक शेयर हो जाता है सबके साथ, तो आप सब लोग उसमें पढ़ के नहीं आते हो क्या? कुछ उसके बारे में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? हम्म। जरूरी है कि नहीं है? इवन इफ अगर वॉलंटियर्स ना भी हों और अगर हम इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं, तो उसमें देखो ये वन साइडेड नहीं होता, इट्स ऑलवेज टू साइडेड। यानी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आपने आंसर करना है। और अगर दूसरी चीज जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये होता है कि आपने एक चीज पढ़ी हुई होती है, आपको हो सकता है कोई चीज समझ ना आई हो उसमें से। और ये जो इन्फेक्शन हैं, चूंकि हम इन्फेक्शन एक्सपर्ट उस तरह से नहीं है, हमारी स्पेशलिटी वो नहीं है, सो वी मे हैव मैनी क्वेरीज इन दैट, कि इसमें ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अब बहुत बढ़ गई है सिफिलिस की। चाहे हम कहें कि हमारी कंट्री में इसकी प्रेवलेंस अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल डेटा कम है, बट स्टिल इट मे नॉट बी लाइक दैट। तो इसमें जब तक आपने खुद नहीं पढ़ा हुआ होगा, जो मैं बताऊंगी वो आप क्लास से उठोगे तो आपको भूल जाएगा। लेकिन जो आप खुद पढ़ के आओगे और आपने डिस्कशन में हिस्सा लिया होगा, या कम से कम सुन ही रहे होगे, तो आपको चीज़ों की अवेयरनेस, या उसकी हो सकता है कि उसमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग उसमें हो जाए। अदरवाइज तो उसका कोई फायदा ही नहीं होता। ठीक है। तो एक था वीडीआरएल टेस्ट जो इन्होंने मुझे बताया, व्हाट इज वीडीआरएल टेस्ट एंड बेसिकली हाउ मेनी स्क्रीनिंग टेस्ट्स आर अवेलेबल, और उनमें हम किस तरह से ये डिसाइड करते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। VDRL टेस्ट इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड, लेकिन मैडम ये विनीत, हमें क्या बताता है? जी, देखो हेजिटेट ना किया करो आंसर करने में, नहीं भी आता तो एटलीस्ट ट्राई टू आंसर इट, मैडम या इसलिए निकल से आपको। स्पेसिफिक जी, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक दो तरह के टेस्ट होते हैं। ठीक है। और कंफर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ओके, so what are the specific and what are non-specific test, and which we prefer as वीडीआरएल, an initial test? मैडम वीडीआरएल और रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। इफ दे हम्म। आर पॉजिटिव तो उसमें ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है। ओके। वो हम कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पे करते हैं। ठीक है। क्या लेकिन जो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है वो हमें क्या बताएगा? अगर नॉन स्पेसिफिक है तो हम वो क्यों कर रहे हैं? हम क्यों नहीं स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जाते हैं? क्योंकि नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि किसी और में भी पॉजिटिव हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ सिफिलिस के बारे में ही बताए, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक है।
लेकिन अगर हमें ये पता है कि ये नॉन स्पेसिफिक है तो हम वो क्यों कर रहे होते हैं? मैम हम्म। मैम जो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो मॉनिटरिंग ऑफ द रिस्पांस टू ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। पहले हम डायग्नोसिस के लिए स्पेसिफिक टेस्ट करवाते हैं। ओके, ठीक है। हमने यानी इनिशियल स्क्रीनिंग हमने स्पेसिफिक टेस्ट से करवाई, इज जी इट मैम। सो? जी मैम। ठीक है, तो फिर हम नॉन स्पेसिफिक कब कराएंगे और क्यों कराएंगे? मैम जब डायग्नोज हो जाएगा तो हम उस ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स को देखने के लिए नॉन स्पेसिफिक जो है उसे मैडम मॉनिटर। नॉन स्पेसिफिक हम तब उनमें जी। कराएंगे जो हाई। हेलो ठीक है बेटा, मैडम, बताइए। जो नॉन स्पेसिफिक होंगे वो हम हाई रिस्क ग्रुप्स में करवाते हैं एक्चुअली ना। जैसे हम्म अगर हमारा सपोज के अगर कोई न्यू या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, जैसे जिन लोगों के, या जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स होते हैं, तो हम हम्म ये देखना चाहते हैं कि मतलब, या फिर कोई जैसे कोई एथेनिसिटी हो या कोई प्रेवलेंट एरिया से आया हो, तो हम हम्म। स्क्रीनिंग करवाने के लिए उनमें ये देखना चाहते हैं कि आया इनकी, अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव आती है नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, तो फिर हम कंफर्मेटरी सैंपल पे जाते हैं। अच्छा, ओके। अब इसमें जो बेसिकली जो डायलेमा है, अब ये दो टेस्टों के दरमियान में, और इसमें थोड़ा सा मेथडोलॉजी फर्क होती है। मेथडोलॉजी एक में तो ये है कि आप स्क्रीनिंग करें नॉन स्पेसिफिक से, पॉजिटिव आ जाए तो फिर आप कंफर्म करें बाय स्पेसिफिक टेस्ट। दूसरा जो लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक है वो ये कि आप इसको स्क्रीनिंग करें बाय स्पेसिफिक टेस्ट, फिर आप करें नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, और फिर कंफर्म करें बाय अनदर स्पेसिफिक टेस्ट। इसको हम रिवर्स सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसका फायदा ये होता है बिटवीन द स्पेसिफिक एंड द नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट है जो खास तौर पे ट्रेपेनोमा पैलिडम जो स्पाइरोकीट है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी हुई होती हैं। अब एंटीबॉडीज अगर डिटेक्ट हो जाती हैं ट्रेपेनोमा पैलिडम की, सपोज आईजीजी पॉजिटिव आ जाती है, तो इसका मतलब है इसको सिफिलिस पहले रही भी है, अब है, या क्या है। अब अगर सिर्फ आईजीजी होगी तो हो सकता है कि वो अभी रिसेंटली, क्योंकि आईजीएम ने तो क्लियर हो जाना विद इन 2 मंथ्स। हमें नहीं पता कि ये पास्ट, अब आईजीएम क्लियर हो गया, आईजीएम अगर हो तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव, वो अभी रिसेंट इन्फेक्शन है। लेकिन अगर फर्ज किया ये इंक्यूबेशन पीरियड के, जो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो तकरीबन 3 महीने तक रह सकता है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड गुजारने के बाद वो आई तो तब तक आईजीएम क्लियर हो चुका होगा एंड द पेशेंट विल बी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर आईजीजी ओनली। अब आईजीजी ये हमें बताएगा कि ये अभी करंट इसका इन्फेक्शन है या पहले कभी कई साल पहले हुआ, क्योंकि आईजीजी ने तो परसिस्ट करना है फॉर होल ऑफ लाइफ। तो ऐसी सूरत में हमें ये पता करने के लिए कि एक्टिव डिजीज है या नहीं है, हम नॉन स्पेसिफिक टेस्ट पे जाते हैं। और नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हमें कैसे बताएगा कि ये जो है ये अभी एक्टिव डिजीज है। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट जिसमें ज्यादातर हम करते हैं आरपीआर, ठीक है। आरपीआर भी हमें एंटीबॉडीज ही बताता है, बट अगेंस्ट द टिश्यू डिस्ट्रक्शन, जो उससे जो फॉस्फोलिपिड से जो एंटीबॉडीज बनती हैं, ये हमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन के बारे में आरपीआर बताएगा टू सम एक्सटेंट, वीडीआरएल भी। तो अगर तो ये भी पॉजिटिव आ जाता है आरपीआर, यानी पहले हमने कंफर्म कर लिया कि हाँ इसको सिफिलिस हुआ था, बहुत पुराना है या अभी रिसेंटली हुआ, उसके बाद हमने ये देखना एक्टिव डिजीज है या नहीं है, तो वो टिश्यू डिस्ट्रक्शन के नतीजे में जो उसकी एंटीबॉडीज बनेंगी वो डिटेक्ट करेगा नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, विच कैन बी पॉजिटिव विद अदर इन्फेक्शन एज वेल, जैसे लाइम्स डिजीज है। तो अगर तो वो भी आरपीआर भी पॉजिटिव आ जाता है, उसका अब आरपीआर की भी एक लिमिट है, यानी अगर 1.8 से ज्यादा आ गया तो मतलब है कि ये एक्यूट इन्फेक्शन है और टिश्यू डिस्ट्रक्शन चल रही है। ऐसा तब भी हो सकता है, अब ये तो हमें पेशेंट की हिस्ट्री से पता चलेगा। अगर पेशेंट को सिफिलिस हुई नॉन डायग्नोज्ड एंड शी रिसीव द ट्रीटमेंट बट दैट वाज इनकम्प्लीट, और उसकी जो है वो इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट थी, यानी या तो उसने छोड़ दी या उसको सही तरह दी नहीं गई, तो भी उसके नतीजे में ये सिरोलॉजी आ सकती है, यानी आरपीआर पॉजिटिव आएगा। और इसके अलावा जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो भी इसमें पॉजिटिव आ जाएगा।
अब स्पेसिफिक टेस्टों में सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी एफटीए की होती है, बट द कॉमनली आर यूज्ड एलाइजा के साथ जो हम ईआईए करते हैं या सीआईए करते हैं, इवन टीपीपीए भी करते हैं, टीपीएचई भी करते हैं, ये सारे वो हैं जो कि स्पेसिफिक टेस्टों में आ जाते हैं। तो एफटीए भी ज्यादातर एफटीएम करते हैं या ईआईए। तो वो भी अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इसको इन्फेक्शन रिसेंटली हुआ था लेकिन शायद इनकम्प्लीट था या अभी पार्शियली वो ट्रीटेड है, तो ऐसी सूरत में हम ट्रीटमेंट ऑफर कर देते हैं। बट इफ आईजीजी इज पॉजिटिव यानी स्पेसिफिक टेस्ट इज पॉजिटिव एंड द नॉन स्पेसिफिक टेस्ट इज नेगेटिव, तो ये पास्ट इन्फेक्शन है, इसका भी रिसेंट इन्फेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रिसेंट कोई ऐसी टिश्यू डिस्ट्रक्शन बाय these spirochetes is not present, क्योंकि ये बहुत स्लोली डिस्ट्रक्टिंग जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है, इसीलिए इसको स्टेलेथ ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, कि ये ढका छुपा बड़े हिडन तरीके से टिश्यू डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है और बहुत लंबे टाइम पे। इसकी टर्शरी स्टेज तो आती भी 10 साल के बाद है। तो इसमें जो है ये वाली चीज मतलब इसमें इस तरह से हम इसको मेक आउट कर सकते हैं। और अगर फर्ज किया आईजीजी ये जो आरपीआर है ये पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद हमने इसको रिकन्फर्म करना है बाय एन अदर स्पेसिफिक टेस्ट, जो जो ट्रेपिनोमा पैलिडम डिपेंडेंट टेस्ट होती हैं वो हम फिर उसको करते हैं स्पेसिफिक टेस्ट के साथ, उसको फिर फाइनली कंफर्म भी करते हैं। अब फाइनली कंफर्म करने से अगर ये रिसेंट इन्फेक्शन है तो आईजीजी लेवल से हमें कैसे पता चलेगा अगर आईजीएम हम डिटेक्ट नहीं कर सके तो? राइजिंग टाइटर्स ऑफ आईजीजी, यानी अगर वो राइज कर रही हैं ग्रेजुअली, इसका मतलब है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अभी हो रहा है, अभी स्पाइरोकीट अंदर ही है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही हैं और उसका टाइटर आईजीजी का राइज करता जा रहा है। सो दिस विल एनहेंस आवर डायग्नोसिस ऑफ द करंट एंड द रिसेंट इन्फेक्शन। तो ये एक कंफर्म्ड इसका टेस्ट होगा। अब फर्स्ट किया इसमें ये डिटेक्ट हो गया, व्हाट एल्स वी हैव टू डू द टेस्टिंग इन दिस पेशेंट। ये तो हमने उसकी कर ली स्क्रीनिंग एंड कंफर्मेशन। व्हाट एल्स वी डू हैव टू डू इन दिस पेशेंट जो मैडम अदर प्रेगनेंसी में एसटीआई आया। स्क्रीनिंग, हम्म अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग। हम्म मैडम अगर अल्सर्स बने हुए हैं तो डार्क फील्ड भी होती है इसमें। फिर हमने पीसीआर से उसको कंफर्म करना है। अगर वो अल्सर्स वगैरह हैं या कोई लीजन कोई भी ऐसी है जहां पे भी है वो हम उसको कंफर्म करेंगे बाय दिस मैडम पीसीआर। ये समझ में नहीं आया कि आपने कहा कि 3 दफा टेस्ट कराना है, मतलब पहले नॉन स्पेसिफिक फिर स्पेसिफिक फिर दोबारा। नहीं, जो रिवर्स जो के लेटेस्ट उसमें कहते हैं वैसे तो हम कर सकते हैं, पहले वीडीआरएल या आरपीआर करके उसके बाद भी हम कंफर्म कर सकते हैं, दिस इज वन ऑप्शन एंड वन मेथड। लेकिन ये है कि इसमें जो ज्यादा समझो कि इसमें ज्यादा जिसकी ऑथेंटिसिटी है या ज्यादा जो वैलिडिटी है वो है पहले स्पेसिफिक टेस्ट, फिर नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, फिर आखिर में मजीद कंफर्मेशन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट। लेकिन अगर आप इसको 2 स्टेप पे भी बंद कर दें तो इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, यानी पहले आप स्पेसिफिक टेस्ट करो फिर नॉन स्पेसिफिक करो, और पहले आप नॉन स्पेसिफिक करके फिर स्पेसिफिक भी कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर फर्ज किया आपने नॉन स्पेसिफिक पहले किया तो उसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन ये वो सारी चीजें जो है वो आपको पता चल गई कि ये पॉजिटिव हो गया। अब आपने ये देखना है कि ये तो नॉन स्पेसिफिक है, ये ऐसा तो नहीं है कि सिफिलिस के अलावा किसी और इन्फेक्शन से हो, तो फिर आप स्पेसिफिक टेस्टिंग पे जाओगे ताकि पता चले कि जो सिफिलिस स्पेसिफिक टेस्ट है उसके साथ आपने उसको कंफर्म किया। तो ये 2 मेथड्स हैं, ये हम सिर्फ 2 मेथड्स की बात कर रहे हैं, इसमें हम इस तरह से इसकी टेस्टिंग करते हैं। अब जो इसमें जो WHO रिकमेंड करती है एक और टेस्ट वो है जो कि आप एक क्विक टेस्ट की बात करते हैं, यानी क्विकली आपने जो है वो टेस्ट किया जो कि फिंगर प्रिक से 10-15 मिनट में आपको टेस्ट का रिपोर्ट मिल जाती है। ये रैपिड टेस्ट होता है या उसको हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, POC टेस्ट इसका नाम है। अब ये POC टेस्ट है खास तौर पे पोर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले कंट्रीज में, क्योंकि अगर तो वहां पे लैब फैसिलिटीज ऐसी नहीं हैं कि जो VDR कर सकें, RPR कर सकें, स्पेसिफिक टेस्ट कर सकें, तो पॉजिटिव POC पे भी आप उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ठीक है,
तो ये भी उसकी थर्ड ऑप्शन में, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक के अलावा ये भी जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है वो भी आप उसमें करते हैं, और ये भी बेसिकली एंटीबॉडीज को ही डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन इसकी चूंकि सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कम है, तो इसको ये इट इज नॉट एन आइडियल मेथड, लेकिन ये एप्लीकेबल मेथड है जहां पे के बाकी टेस्ट नहीं हो सकते, सो एज नॉट टू लीव एनी अफेक्टेड इंडिविजुअल के जिसकी वजह से उसका बेबी अफेक्ट हो और उसकी अपनी लाइफ भी अफेक्ट हो, लाइफ एंड हेल्थ बोथ आर अफेक्टेड। ठीक है, तो ये 3 टेस्ट हो गए, और बाकी हमने एसटीडीज की एवेल्युएशन की। अब जब सिफिलिस होती है तो बच्चे और माँ पे क्या इफेक्ट होते हैं? ठीक है, फिर मैम हमने मदर के बाकी अंदर जो टेस्ट हैं वो उसके हिसाब से कर रहे हैं। मैम हाँ। मदर में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स यानी कि मलेज फीवर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एबनॉर्मेलिटीज जैसे कार्डियक डायसेक्शन वगैरह हो सकते हैं, हाँ। न्यूरोसिफिलिस में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ। और बेबी के अंदर हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो सकता है, बेबी को रैश अगर हो सकता प्रेगनेंसी है। में देखो ये मैटरनल इफेक्ट हैं, और बाकी ये है कि ठीक है, फीटल इफेक्ट्स तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन और क्या चीजें हो सकती हैं प्रेग्नेंट पेशेंट में? मैम हार्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और ब्रेन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है अगर वो एडवांस उसमें जाए, थर्ड में। प्रेगनेंसी पे के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? प्रेगनेंसी पहले से ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट होती है, तो उसमें रिस्क ऑफ फर्दर इन्फेक्शन और एनीमिया के रिस्क बढ़ जाते हैं पेशेंट को। अच्छा, और इसमें मिस कैरेजेस का रेट, प्री टर्म बर्थ का प्री रेट, टर्म, हाँ बहुत कम। आईयूजीआर का रेट ज्यादा, और इसके अलावा आईयूडी भी। इसीलिए कहा जाता है कि स्टिल बर्थ जो बिल्कुल अनआइडेंटिफाइड, जिसमें आपको कोई कॉज नहीं मिली, वहां पे सिफिलिस की स्क्रीनिंग करा लें, चाहे मदर को कोई एक सिम्टम भी ना हो, क्योंकि 2/3 पेशेंट और 2/3 बच्चे तो होते ही एसिम्टोमेटिक हैं, जिनमें आपको कोई सिम्टम नहीं मिलेगा, और बाज दफा हो सकता है आपको कोई रिस्क फैक्टर भी ना मिले। तो स्टिल बर्थ वाले बच्चों में, या स्टिल बर्थ जिनकी होती है, उनमें मदर के ऊपर बच्चे के ऊपर दोनों, क्योंकि ये बेसिकली ड्यूअल टेस्टिंग होती है हमेशा जब आप स्क्रीन करते हैं, तो बच्चे को आफ्टर बर्थ और मदर को जो है वो दोनों की टेस्टिंग ड्यूअल टेस्टिंग होती है। अब फीटल इफेक्ट्स इसमें क्या होंगे? मैडम ये बच्चे में हाइड्रॉप्स भी बच्चे में हाई करवाते इंट्रा हैं। ड्रॉप्स यूट्राइन, करवाते हैं। हाइड्रॉप्स, हम्म, हाइड्रॉप्स ठीक है, करवाते हैं। नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स हो सकता है, और मैडम कॉन्जेनिटल सेफिलिस हो कॉन्जेनाइटल, सकता है। क्या? कॉन्जेनिटल सेफिलिस हो सकता है मैम। कंजेनिटल कॉन्जेनाइटल। सिफिलिस वो तो बात की बात है ना, उससे पहले इंट्रायूट्राइन क्या होगा? कंजेनिटल तो हो सकता है, जितना अर्ली जेस्टेशन में आएगा वो, और जितना फीटल ज्यादा उसकी। ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस होगी मैम इसमें। ठीक है, और अनॉमलीज और कौन कौन सी हो सकती हैं? मैडम स्केलेटल डिफॉर्मिटीज होगी ना मैम। हेयरिंग ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस डिफेक्ट्स वगैरह। होते हैं, एक विजन एक मिनट डिफेक्ट्स बेटा, भी एक हो मिनट। सकते हैं मैम। हेलो, वाइस टाइम, हाँ जी। हाँ जी, हम फीटल इफेक्ट्स की बात कर रहे थे। हम्म। हेलो।
जी जी मैडम, मैडम इसमें हाँ जी। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज होंगी बच्चे में, और इसके हाँ अलावा हाइड्रॉप्स का जैसे उन्होंने बताया वो हाँ, होगा। खास तौर पे लॉन्ग बोन्स और स्कल बोन्स, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस इसमें हो सकता है। लेकिन इसके अलावा इसको जो है स्प्लेनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, हाइड्रॉप्स तो है ही है। ये सारी चीजें हैं जो कि उसको हो सकती हैं। और मतलब इसमें एसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, सब चीजें वो जो हाइड्रॉप्स का हिस्सा होता है वो इसमें हो सकती हैं, एंड द स्केलेटल एब्नॉर्मेलिटी। सो वी विल सी इट बाय द अल्ट्रासाउंड। फीटल इफेक्ट्स को जो हमने देखना है वो हम अल्ट्रासाउंड पे असेस करते जाएंगे, एंड द ग्रोथ स्कैन एज वेल, जो कि इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी। अब इसमें कंजेनिटल इन्फेक्शन होने के चांसेस कब बढ़ जाते हैं? When मैम is the डॉक्टर, baby expected to be having congenital syphilis infection? मैम मदर की स्टेज पे डिपेंड करता है ठीक है। कि मदर को प्राइमरी सेकेंडरी है। और स्टेज एंड दूसरा ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर वाइज, अगर हम्म। लेट ट्राइमेस्टर में मदर को इन्फेक्शन हुआ है तो हम्म। फिर ट्रांसमिशन के रिस्क बढ़ जाते हैं बेबी में। लेट ट्राइमेस्टर में जो है वो बेसिकली उसमें कोई टाइम लाइन है? मैडम 12 वीक्स का होता है ना, अर्ली और लेट सिफिलिस होता है, हम्म। या फिर प्राइमरी और नहीं सेकेंडरी नहीं बेटा, वो सिफिलिस। ट्राइमेस्टर वाइज और वो तो है। बेसिकली ये है कि अगर उसको इन्फेक्शन, अब इसमें जो टाइम लाइन की जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो ये कि पेशेंट शुड बी क्लियर ऑफ द इन्फेक्शन एट लीस्ट 30 days बिफोर द डिलीवरी। और जितनी लंबी उसको ट्रीटमेंट, जैसा कि हमने HIV में भी डिस्कस किया, और हम हर ऐसे कम्युनिकेबल ट्रांसमिटेबल जो इन्फेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, कि जितना अर्ली हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं उतना ही उसमें बेबी में कंजेनिटल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बट इट कैन बी एज अर्ली एज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इवन, कि वहां से भी, अगरचे वो रेयर होता है, लेकिन बाज दफा फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही उसकी ट्रांसमिशन रिस्क इतना बढ़ चुका होता है कि उसमें कंजेनिटल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बट इट्स अ रेयर इवेंट। यूजुअली इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, और ज्यादा होते हैं जैसे जैसे जेस्टेशन वाइज आगे जाता है, टिल इन इन द स्पेसिफिकली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। अब ट्रीटमेंट अगर हमने फर्ज किया जैसे ही डायग्नोसिस होता है, अच्छा इसमें जो है वो डायग्नोज करने के बाद आपकी आगे क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं? आपने पेशेंट में डायग्नोज कर लिया, उसको बता दिया बच्चे में ये इफेक्ट है, तुम्हारे अंदर ये इफेक्ट हो सकते हैं, दिस ऑल इज कवर्ड बाय द काउंसलिंग। और पेशेंट के एग्जामिनेशन में जो है वो आपने डेफिनेटली लीजन्स को एग्जामिन करना है, उनको डॉक्यूमेंट करना है, उनकी स्क्रेपिंग भेजनी है, ये सारी टेस्टिंग वगैरह ये सब। और उसके बाद फिर आपके पेशेंट की काउंसलिंग की स्टेज आती है, जिसमें आप उसको उसका डायग्नोसिस बताते हो, उसका इम्पैक्ट ऑन द प्रेगनेंसी एंड फीटस बताते हो, एंड देन टू डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट प्लान। तो व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट प्लान इन दिस केस? सपोज मैम इसका जो इनिशियल इनिशियल जो RPR लेवल है, दैट इज जो हम 1.8 की जो एक लिमिटेशन लगाते हैं, उससे नीचे लो रिस्क में आ जाता है, 1.8 से ऊपर हाई रिस्क में आ जाता है। So this is much above the 1.8, and now we have to start the treatment of the patient. तो उसमें हम कैसे उसको क्या बताएंगे? मैम इसकी जो ट्रीटमेंट है ना वो ट्रीटमेंट से डिपेंड रिलेटेड। करती है। मैम ये जो ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करती है कि पेशेंट किस स्टेज में है, पेशेंट किस ट्राइमेस्टर में है। अगर पेशेंट हमारे हाँ, पास अर्ली सिफिलिस में आती है और सपोज हमें फर्स्ट ये टाइम, मैंने बताया ना कि ये हमारे पास 11 वीक्स पे आई, उसको एक जेनिटल अल्सर था, और अब ये डायग्नोसिस बनते बनते ये सब चीजें होते होते अब उसको 12-13 हफ्ते हो गए। शी जी इज मैम। एट 13 weeks नाउ। मैम इसमें हम बेंजाइल पेनिसिलिन जो है ना, बेंजीथीन पेनिसिलिन देंगे 2.4 हाँ। ग्राम IM सिंगल डोज हाँ, देंगे, और फिर उसके बाद 1 वीक के बाद इसको रिपीट करेंगे। 2.4 ग्राम होती है क्या? 2 4 नहीं मैडम, यूनिट्स मिली होती हैं। मिली मिली यूनिट। यूनिट्स है मैम। मिली यूनिट्स होते हैं। ठीक है। IM लगाते हैं ये मैडम, सिंगल सिंगल डोज, डोज। और अगर IM मैडम लगाती हैं। उसको वो है तो अमोक्सिसिलिन भी दे सकते हैं इसके अलावा, या नहीं, सेप्टाइजोन अभी दे तो हम सकते हैं। बेंजाथीन पेनिसिलिन की बात कर रहे हैं ना। जी मैम। बेंजाथीन पेनिसिलिन जो है वो आपने उसको दी, और वो आपने 2.4 मिली यूनिट्स के हिसाब से आपने दी, किस डोज में?
मैडम सिंगल डोज देते हैं फर्स्ट सिंगल और डोज सेकंड देते हैं। ट्राइमेस्टर में, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 2 डोजेस देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मैडम फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में एक ही डोज देते हैं, हम्म। और थर्ड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम ट्राइमेस्टर में, लेकिन 2 क्या डोजेज ये है। हम एक ही दिन में 2 या 3 डोजेज देंगे या कैसे देंगे? नहीं नहीं, डे 1 पे देते हैं और डोजेस। फिर 8th डे पे देते हैं मैडम ओके। सेकंड डोज। मैंने 1 वीक के इंटरवल पे। ठीक है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम उसको 3 डोजेस देते हैं। बट बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन के इसमें स्टेज वाइज और ट्राइमेस्टर वाइज तो डेफिनेटली होता ही है। क्योंकि अगर तो फर्ज किया पेशेंट जैसे बाज दफा अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है और स्टेज 3 पे भी है, तो भी उसको 3 डोजेस हम उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी दे देंगे। तो स्टेज बेसिकली बहुत मैटर करती है इसमें, इनिशियल स्टेज एट प्रेजेंटेशन। बट दिस पेशेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द स्टेज 1 या प्राइमरी स्टेज जो है, जो जिसमें हम उसकी लीजन की बात कर रहे हैं। अब बेंजाथीन पेनिसिलिन कितने लोगों को अवेलेबल है? व्हाट डू यू नो अबाउट इट्स अवेलेबिलिटी? आपने कभी यूज की? नहीं हाँ, मैडम। कभी नहीं यूज नहीं की? मैडम अवेलेबल तो होगी क्योंकि टॉर्च के एक इन्फेक्शन पेशेंट नहीं थी ना, मैडम तो वो हमने यूज, इजीली मैडम लेके सिंपल आती है। पेनिसिलिन तो की है, लेकिन ये बेंजाथीन पेनिसिलिन नहीं। हाँ। अच्छा, इसमें बेसिकली कभी कभी अवेलेबिलिटी का इशू आ जाता है। मतलब कॉमनली अवेलेबल, मतलब इतना तो नहीं क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज होने वाली दवाई तो है नहीं है। लेकिन अगर अवेलेबल ना हो या उसको एलर्जी हो तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या होती है? मैडम या तो फिर डिसेंसिटाइज करें या इरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन दें। सेफ्ट्राइजोन 2 ग्राम देते हैं ना मैडम, IM या IV फॉर 10 to 14 नहीं डेज। मैडम, अगर पेनिसिलिन से किसी को एलर्जी है तो सेफ्ट्राक्सोन दे सकते हैं क्या उसको, उससे भी तो नहीं, एलर्जी हो। देखो अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी हो तो जो सेफेलोस्पोरिन है जिसमें ये सारे आ जाते हैं, सेफ्ट्रैक्सन तो थर्ड हाँ जनरेशन हो गई ना, जी उसमें 10% केसेस में क्रॉस रिएक्टिविटी हो सकती है। जी जी। यानी हो सकता है, 100% में तो नहीं होता ना, हाँ 100%। 10% में होता है। उसको हम टेस्ट डोज दे के देख सकते हैं। और इसको जो सेफ्ट्रैक्सन देंगे वो हम उसको कैसे देंगे? मैडम इसमें ये 2 ग्राम IM दे सकते हैं या IV देंगे 10 to 14 डेज के लिए। हाँ, इसमें बेसिकली 1 ग्राम वंस अ डे इंट्रामस्कुलर फॉर 10 डेज एटलीस्ट। और ये ट्रीटमेंट है फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड अर्ली लेटेंट की। ठीक है, यानी ये सारे केसेस जो हैं ये इसके साथ मैनेज हो जाएंगे। अब इसके अलावा और ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या होती हैं? एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन इज अनदर ऑप्शन। और उसको हम कैसे देते हैं? क्योंकि कम से कम पेशेंट की जो डोज है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, बच्चे की डोज पता हो या ना हो। क्योंकि हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे यू डोंट हैव एन इन्फेक्शन एक्सपर्ट एंड यू हैव डायग्नोज द केस टू बी ऑफ सिफिलिस, एंड देन यू हैव टू एडवाइज द ट्रीटमेंट। इसके लिए तो आप रेफर नहीं करोगे ना। सिंपल चीज है, शुड बी नॉन टू ऑल। तो 250 उसमें QID में देते हैं मैडम इसकी। हाँ, 500 मिलीग्राम QID में देते हैं, क्वाइट अ हाई डोज। और ये कितने दिन के लिए हम देते हैं? मैम ये भी 10 डेज के लिए आई थिंक, क्योंकि प्री प्रो में तो हम 10 डेज के लिए देते थे, इसका नहीं कंफर्म। नहीं, इसको फिर हम बेसिकली, ये एरिथ्रोमाइसिन जो है वो है तो ऑप्शन है, लेकिन इसको हम जब देते हैं तो ज्यादातर इसका यूज होता है इन द लेट लेटेंट, या जिसकी हमें ड्यूरेशन नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो किस स्टेज पे है। अगरचे कुछ किसी हद तक तो स्टेज का हमें उसकी लीजन से पता चल जाएगा, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि ये क्या है। क्योंकि आप सारी टेस्टिंग जब कराते हैं सारा, तो फिर उसमें किसी हद तक आपको पता चलता है। but you have to start the treatment earliest after the diagnosis। तो ऐसे केसेस में जिसमें अननोन स्टेज हो, अननोन ड्यूरेशन हो, पेशेंट को खुद भी नहीं पता, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजों को तो ओवरलुक कर दिया एंड शी सेज कि मुझे तो नहीं पता ये कब से ऐसा हो रहा है, सिंपल सिम्टम नहीं उनको याद रहते, वहां पे आप इसको 30 डेज के लिए दें, इस डोज में 30 डेज के लिए। और डेफिनेटली जो इसे अर्ली स्टेजेस हैं उनके लिए ये बहुत ऑप्शन ऑफ चॉइस नहीं है। लेकिन इसमें उसमें आप फिर उसमें कम ड्यूरेशन की देते हो फॉर 14 डेज। ठीक है। अच्छा, अब ये आपने ट्रीटमेंट उसको ऑफर मैडम कर सेफ्ट्राक्सोन का डोज रिपीट कर दीजिएगा। दिया। सेफ्ट्राक्सन आप देते हैं 1 ग्राम इंट्रामस्कुलर वंस अ डे फॉर 10 डेज एटलीस्ट। सही। और ये प्राइमरी सेकेंडरी और अर्ली
लेटेंट की ट्रीटमेंट है। अच्छा, अब आपने इसको ये ट्रीटमेंट दे दी, ट्रीटमेंट के साथ आप इसको और क्या बताओगे? ट्रीटमेंट स्पेसिफिक चीजें आप उसको और क्या बताओगे? मैडम, हाइजीन और सेफ सेक्स यानी कि कंडोम यूज। क्या और ट्रीटमेंट की, हाँ, वो कॉन्डम यूज और मतलब उसको जो एब्सटिनेंस है वो आपने बतानी, एब्सटिनेंस टिल ट्रीटमेंट इज कंप्लीट। ट्रीटमेंट कंप्लीट और डिजीज क्योर्ड। यानी आपने जी। दे दी, डिजीज अभी भी क्योर नहीं हुई, और डिजीज क्योर ना होने का हमें कैसे पता चलता है? रिपीट टेस्टिंग पे। रिपीट टेस्टिंग व्हेन? आफ्टर आप 7 क्या डेज। टेस्ट करोगे और कितने अरसे बाद करोगे? आफ्टर 7 डेज अगेन रिपीट नॉन टेस्टिंग। स्पेसिफिक टेस्टिंग आफ्टर 1 मंथ, फिर उसको हर महीने करते रहोगे। अगर तो उसमें उसका जो आरपीआर है वो अगर 4 टाइम्स इनिशियल से कम नहीं हुआ तो डिजीज परसिस्ट कर रही है। जब तक वो डिजीज मौजूद है तब तक आपने उसको एब्सटिनेंस का कहना है। और डिजीज क्योर होने के बाद आप उसको क्या कहोगे? और उसके बाद ज़्यादा सारी उम्र तो नहीं वो ऐसे रहेगी ना, उसको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। डिजीज क्योर होने के बाद आप उसको, यू विल एडवाइज द यूज ऑफ कॉन्डम्स, क्योंकि इसमें रिकरेंस भी हो सकती है, री इन्फेक्शन भी हो सकता है। और पार्टनर की ट्रीटमेंट, उसकी स्क्रीनिंग, ये सारी चीजें आप साइड बाय साइड कर ही रहे हो। एक मैडम इसकी लाइफ टाइम मेडिकेशन, इम्यूनिटी नहीं होती है जो आईजीजी होती है? नहीं। अच्छा। देखो, अब इसमें जो हमने स्पेसिफिक टेस्ट कर, इसमें री इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है अच्छा। कि एक दफा एंटीबॉडीज परसिस्ट करेंगी, लेकिन री अच्छा। इन्फेक्शन फिर भी होगा। जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं दैट परसिस्ट, लेकिन वो नेक्स्ट इन्फेक्शन के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती। ये रुबेला की तरह से नहीं है जो जिसने लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी उसको दे देनी है। इवन जब आप वैक्सीनेशन भी करते हो और एंटीबॉडीज उसके नतीजे में बन रही होती हैं तो वो सारी जिंदगी तो नहीं रहती जो आपने एक्टिव इम्यूनाइजेशन की थी। तो इसमें बावजूद एंटी बॉडीज बनने के भी इसमें री इन्फेक्शन के या रिकरेंस के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं व्हेन एवर द रिस्क फैक्टर प्रीवेल। ठीक है, हम्म। तो इसमें फिर उसको कॉन्डम का इस्तेमाल हमने बताना, बट देयर इज वन अदर थिंग विच यू हैव टू मेंशन अलोंग विद द ट्रीटमेंट। ये सारी जब आप दवाइयां उसको दे रहे होते हो तो आप उसको कुछ और भी बताते, कोई साइड इफेक्ट ड्रग का बताओगे क्या उसको? वट एवर जी ट्रीटमेंट यू आर गिविंग, जो भी ट्रीटमेंट आप दे रहे हो। अब जो बेंजाथीन पेनिसिलिन, एक और साइड क्वेश्चन, कि बेंजाथीन पेनिसिलिन और सेफ्ट्रायोक्सन में जो प्रायोरिटी है वो किसकी है और क्यों है? मैडम, बेंजीथीन पेनिसिलिन की प्रायोरिटी है वैसे तो। डेफिनेटली है, लेकिन जी। क्यों है? ये एडिशनल क्या बेनिफिट देता है? मैडम, इसमें अगर रिएक्शन हो जाए तो डिसेंसिटाइजेशन कर सकते इसमें ये फीटल इफेक्ट्स को भी बचाता है। हैं। अच्छा, समझ सेफ्ट्रायोक्सन रहा फीटल इफेक्ट्स में इतना असर नहीं रखता। हूँ। ठीक है, तो इसका एडिशनल बेनिफिट ये है कि ये कंजेनिटल सिफिलिस से भी मरीज को बचाता है। नॉट द सेफ्ट्रायोक्सन एंड नॉट एनी अदर मेडिसिन, जो कि डॉक्सीसाइक्लिन भी होती है लेकिन हम उसको प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी में हम नहीं देते। अच्छा, अब इसमें जो हम बात कर रहे थे बार बार के कोई रिएक्शन ड्रग का, देखो, एक फिनोमेना होता है कि जब आपने ड्रग देनी शुरू की और उन्होंने उस बैक्टीरियम के ऊपर काम करना शुरू किया तो वो बैक्टीरियम उसके के नतीजे में टूटना फूटना शुरू हो जाएंगे, कि जो स्पाइरोकीट्स है, जिसके नतीजे में बहुत सारी साइटोकाइन्स रिलीज होती हैं जो कि अपना एक डेफिनेटली एक समझो एक्यूट फेब्राइल इलनेस, और ये विद इन 24 आवर्स हो रहा होता है। पेशेंट इस चीज से घबरा जाएगा कि ट्रीटमेंट तो मेरी शुरू हो गई लेकिन कंडीशन ज्यादा वर्सन हो गई। अब ये हर एक में ये फिनोमेना नहीं होता। दिस इज सीन इन अप टू मैक्सिमम अप टू 50-60% लोगों में ये हो जाता है। एंड डेफिनेटली इट हैज टू बी मैनेज सिम्टोमेटिकली, इसमें और तो कुछ नहीं करना होता, इसको सिम्टोमेटिकली ही मैनेज करना होता है। लेकिन इसके नतीजे में पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन भी शुरू हो सकती हैं,
इसमें इवन फीटल हार्ट रेट चेंजेस भी आ सकती हैं, मायल्जिया स्फीयर होता है, हेडेक होता है, टेकिकार्डिया उसको हो सकता है, हाइपोटेंशन भी वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। इन सब चीजों को हमने कंजर्वेटिवली मैनेज करना है और उसको पहले से बताना है कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलो जी, अब हमने इसको वो कर दिया और अब हमने इसको मॉनिटर करना है बाय आरपीआर आफ्टर एवरी मंथ। और अल्टीमेटली ये फर्स्ट, लेकिन इसके अलावा क्या हम इसकी मजीद टेस्टिंग करेंगे बावजूद इसके कि हमने मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट कर दिया? हम आरपीआर करते जा रहे हैं मंथली बेसिस पे। मैम फीटल की भी तो हम अब करेंगे ना। फर्ज किया ये जाके अराउंड 33 वीक्स जो है वो आरपीआर फिर दोबारा से रेज होना शुरू हुआ, तो फिर क्या करोगे? फिर मैडम इसमें कितने फीटल मंथ, की अब हम टेस्टिंग भी मंथली कर क्यों इम्पोर्टेंट है रहे ना। हैं? सपोज सपोज मंथली हम करवा रहे हैं, उसमें वो पहले नॉर्मलाइज हो गया, लेकिन 33 वीक्स पे जाके ये दोबारा से रेज होना शुरू हुआ, तो उस पे फिर हम क्या करेंगे? हमारी क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी? मैडम ये फॉल्स पॉजिटिव भी तो आ जाता है ना। सो यू विल गो फॉर द स्पेसिफिक टेस्ट, उसमें भी हाँ वो रेस आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। अब जी। पॉजिटिव तो ये पहले भी था, लेकिन उसमें हाँ आईजीजी टाइटर्स के साथ, क्योंकि जो बुकिंग वाला था या जो इनिशियल टेस्ट था, हमने फिर उसके साथ कंपैरिजन हमेशा करना होता है। इनिशियल जी। टेस्ट जो बुकिंग टेस्ट है और जो हम बाद में फॉलो अप कर रहे होते हैं, ये पूरा हम एक सीरियल रिकॉर्ड देते हैं और उससे हम अपना रिजल्ट कंक्लूड करते हैं कि इसमें क्या है, पैटर्न ऑफ डिजीज क्या है। तो वो भी है। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग व्हाट? री इन्फेक्शन। अब ये री इन्फेक्शन अगर आपने देख लिया तो उसमें आपकी ट्रीटमेंट अब क्या होगी? वुड यू गिव एन अदर कोर्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट? हम्म, क्या दोबारा से उसको ट्रीटमेंट दोगे? मैडम ट्रीटमेंट तो दोबारा नहीं देंगे। ट्रीटमेंट दोबारा देंगे। देंगे मैडम। हाँ, री इन्फेक्शन है, इसमें हम ट्रीटमेंट दोबारा देंगे। अगर ऐसा ना हो तो जब वो नॉर्मल हो गया था तो हम उसको फॉलो अप क्यों कर रहे थे? अच्छा। फॉलो अप इसलिए कर रहे थे कि इसमें री इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं हमेशा, एंड प्रेगनेंसी इज एन इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस फिजियोलॉजिकली। तो इसमें री इन्फेक्शन के चांसेस हैं, हम इसमें ट्रीटमेंट दोबारा देंगे। और मैम थ्री इस डोजेज देते हैं ना दोबारा फिर उसके, क्योंकि ये हाँ, लेट हाँ सेफिलस उतनी में ही आ जाता देंगे, है। उतनी ही देंगे। और उसमें विल टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी बी चेंज्ड बाय दिस इन्फेक्शन आफ्टर यस ट्रीटमेंट? मैडम। मैडम अगर एक्टिव अल्सर हो तो सी सेक्शंस करेंगे, अगर एक्टिव नहीं हो तो फिर उसके बाद हम विजाइनल हम्म, डिलीवरी कर सकते हैं। फिर हम डिलीवरी के बाद हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? मैडम डिलीवरी में ये है कि 3 मंथ्स के बाद हमने बेबी को ऑब्जर्व करना है, उसको कॉन्जेनिटल सेफिलिस के लिए, उसकी बोन डिफॉर्मिटीज के लिए देखेंगे, विजुअल डिफेक्ट्स के लिए, इसके अलावा हेयरिंग डिफेक्ट्स के लिए मैम बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे हम्म 3 मंथ्स के बाद। हम्म, ठीक है। और अब अगर फर्ज किया, अब देखो ये हम बच्चे को टेस्ट कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत है? ये हम कैसे मैडम डिसीजन लेते हैं कि पीसीआर बच्चे को? करते हैं बच्चे का मैम, वो कॉर्ड ब्लड से लेते हैं या पीसीआर तो तो तब करोगे ना जब उसमें कोई लीजेंड्स होंगी तो। और अगर क्योंकि 70% बच्चे तो वैसे ही टोटली एसिम्टोमेटिक होंगे इवन इन कंजेनिटल सिफिलिस, मैडम फिर यानी उन्हें उसका कोई भी मसला नहीं हुआ होगा। स्क्रीनिंग होगी उसकी। स्क्रीनिंग हम कैसे करेंगे? मैडम यही आरपीआर से ही करेंगे स्क्रीनिंग। क्या मदर में जो आरपीआर बना हुआ था वो उसमें नहीं जा सकता? हाँ yes, जा सकता है, जी। लेकिन उसका लेवल और एक एक्टिव इन्फेक्शन का लेवल फर्क होगा। हाँ फर्क होगा। जो लो आरपीआर है वो तो बच्चे के अंदर रह सकता है फॉर 6 मंथ्स भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जाएगा। सो दिस विल टेल अस। लेकिन अगर प्राइमरीली आरपीआर जो है वो मदर के आरपीआर से 4 गुना ज्यादा है तो ट्रीटमेंट शुरू कर दो। दूसरी चीज ये है कि जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि अगर बच्चे में फर्ज किया कोई सिम्टम भी नहीं है, लेकिन उसको जो ट्रीटमेंट मिली है वो अभी उसको कंप्लीट हुए तो अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं,
और बच्चे की डिलीवरी हो गई, तो ऐसी सूरत में भी हम बच्चे को पॉजिटिव कंसीडर करते हुए उसकी हम ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो ये वो कुछ मैडम कंडीशंस ये होती हैं। दोबारा बताइएगा, ये लास्ट पॉइंट जो आपने बताया कि कब देंगे ट्रीटमेंट। देखो जो है ना इसमें लास्ट इसमें फर्ज किया ये 4 महीने 4 हफ्ते का वक्फा होना चाहिए, यानी 30 दिनों का वक्फा होना चाहिए ट्रीटमेंट कंप्लीट हुए हुए और डिलीवरी के टाइम को। और अगर उससे कम टाइम में बच्चा डिलीवर हो गया, उससे पहले सपोज ये 35 वीक्स पे डिलीवर हो गया, 33 वीक्स पे इसको इन्फेक्शन हुआ था, हमने ट्रीटमेंट शुरू की, 2 हफ्ते बाद ही डिलीवरी होगी, प्रीटर्म बर्थ के तो चांसेस होते हैं ना ऐसे बच्चों में, तो ऐसी सूरत में आप बच्चे को इन्फेक्टेड कंसीडर करते हुए ट्रीटमेंट दोगे। और उसके ट्रीटमेंट का फिर एक शेड्यूल है, और उसमें भी बेंजाथीन पेनिसिलिन और सेफ्ट्रायक्सन आर द चॉइसेस। ठीक है, और ये वो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। या उसका जब हमने स्क्रीनिंग की, जाहिर है एक तो ये टाइम ड्यूरेशन था ना जिसमें हमें लगा कि ये रिस्क फैक्टर है। दूसरा उसका आरपीआर लेवल जो कि मदर के आरपीआर लेवल से 4 गुना ज्यादा है, तो भी हम उसकी ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम उस बच्चे में देंगे। ठीक है, और अगर फर्ज किया उसका आरपीआर लेवल बहुत कम है, तो भी इस बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, उसके आरपीआर लेवल हम देखते रहेंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो हैं इस तरह के, हु आर बोर्न एसिम्टोमेटिक, दे डेवलप द सिम्टम्स विद अनदर फ्यू वीक्स आफ्टर बर्थ, तो उसको फिर देखते रहना जरूरी होता है। ठीक है, और इसीलिए फिर हम इन बच्चों में आरपीआर लेवल अगर लोअर लेवल पे था, तो हम उसकी स्क्रीनिंग की बजाय, उसके स्क्रीनिंग के साथ साथ हम इसमें स्पेसिफिक टेस्टिंग भी जरूर करवाएंगे, क्योंकि वो भी डेफिनेटली मदर से भी ट्रांसमिट हुई होंगी, और अगर उसमें खुद इन्फेक्शन है तो भी जो है उसमें उसके लेवल ज्यादा होंगे। व्हाट अबाउट द ब्रेस्ट फीड? अब बच्चे में एक न्यू बॉर्न बच्चे में हम टेस्ट क्या क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के हम बाद बाद में करते हैं। एक न्यू बॉर्न बच्चे में जो हम टेस्ट हैं वो क्या क्या करवाते हैं इस सीरोलॉजी के अलावा भी? हाँ जी, यानी हमने एक तो वो टेस्ट करवाए जो आरपीआर था, हमने स्पेसिफिक टेस्टिंग भी वो स्पेसिफिक टेस्ट भी करवा लिए, लेकिन इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत है? सीबीसी और हेयरिंग टेस्ट। सीबीसी और हेयरिंग हेयरिंग के लिए। ऑडिटरी ऑप्थेल्मिक असेसमेंट तो हम करेंगे ही, लेकिन ब्लड टेस्टिंग में सीबीसी, सीबीसी पे क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है, और मैम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। बिलीरुबिन भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो करवाएंगे ना। सकता है। मैम इन पे बच्चों को जॉइंटिस भी डेवलप हो सकता है, तो बिलीरुबिन और कुम्स और डायरेक्ट हाँ, टेस्ट वो करवाएंगे। भी हो सकता है, इसलिए एलएफटी भी हम जरूर कराएंगे, और रीनल फंक्शन टेस्ट भी कराएंगे, क्योंकि यूरेमिया भी हो सकता है। हेपेटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली, अल्ट्रासाउंड भी हम इसमें करवाएंगे। और बाकी जो इमेजिंग स्टडीज है उसमें हम लॉन्ग बोन एक्सरे, स्कल के एक्सरे, ये सारा कुछ हम करवाएंगे, क्योंकि उसमें ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस होने के चांसेस होते हैं, सो एज टू डिटेक्ट द कंजेनिटल सिफिलिस एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्योंकि ये जो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है ये तो हो सकता है इंट्रायूट्रन ही चल रही हो, और इसमें इनिशियली जो है वो हम पेशेंट को एग्जामिन तो जाहिर है करते ही हैं, लेकिन अपेरेंटली कोई स्किन लीजन्स नहीं है, अदरवाइज स्किन इज अदर बेसिकली एन एरिया जहाँ पे सिफिलिस अपनी ठीक ठाक जिसकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। अब इसमें जो है वो जो बच्चे की जो इन्फेक्शन, जो कंजेनिटल इन्फेक्शन अगर हो गया बच्चे को, तो उसमें हमने फिर वही, हमारे पास दो ऑप्शन है, और उसके अलावा हम उसको ट्रीटमेंट हम कंसिडर करेंगे जब उसका आरपीआर जो है वो 4 गुना कम हो जाएगा, यानी 4 गुना ज्यादा था तो बहुत हाई रिस्क था, उतना ही 4 गुना वो कम हो जाएगा फ्रॉम द बेस लाइन लेवल या मेटरनल लेवल्स, तो ये ट्रीटमेंट कंप्लीट के साइंस होंगे। व्हाट अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस मैम, कर एक्टिवली सकते हैं, होगा सेफ तो है। नहीं कर करेंगे। सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं मैडम इसमें। कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज किया ब्रेस्ट के ऊपर लीजन्स हों तो फिर नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ कंडीशन यही है।
बिल्कुल जैसे हमने HIV में बात की थी, उसमें तो खैर अगर एब्सोल्यूट ना भी करते तो वो ज्यादा एक बेहतर ऑप्शन थी, लेकिन इसमें कर सकते हैं अगर ब्रेस्ट लीजन ना हो तो, और अगर हो तो फिर नहीं। ठीक है। तो ये है जो कि ओवरऑल एक सिफिलिस से रिलेटेड था। तो इसलिए जो है वो इसको अनइम्पॉर्टेंट ना समझें, क्योंकि इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत है, और इसमें WHO की रिकमेंडेशन है कि इनको पोर और मिडिल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले पेशेंट्स में जरूर करें स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग अगर नेगेटिव भी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इसको स्क्रीनिंग लास्ट ट्राइमेस्टर में भी जरूर करें। लेकिन हम चूंकि रूटीन में नहीं कर रहे होते क्योंकि अपेरेंटली हमारी प्रेवलेंस कम है, लेकिन हाई रिस्क पॉपुलेशन में हम ये जरूर करें। जैसे पहले हम HIV बहुत कम केसेस में टेस्टिंग करते थे, लेकिन अब ये भी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग में शामिल हो गई है। तो इसलिए ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जरूर मतलब इसमें करना चाहिए। तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द टास्क। अगर इसमें कोई और क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम फिर बंद करते हैं क्लास को। मैम, जिन बच्चों को ऑब्जर्वेशन पे रखा होता है हमने, हम्म। कितनी फ्रीक्वेंट उनकी हम ये टेस्टिंग करवाते रहेंगे और कब देखो तक जो करवाएंगे? RPR वो डिपेंड करता है बेसलाइन पे। RPR कम है तो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। अगर RPR इनिशियली है, हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, 1 महीने बाद रिपीट करते हैं। तो इसको इस तरह से जैसे हमने मदर में किया था। ठीक है। जी मैम, जी उस, मैम। उसी तरह से हम उसको टेस्टिंग करते रहेंगे। मैडम लेटेंट सिफिलिस का बता दें कि वो क्या होता है। क्या चीज? लेटेंट सिफिलिस। लेटेंट सिफिलिस वो है जिसमें ये डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट का मतलब ये है कि अब ये एक्टिव नहीं है, यानी पहली स्टेज है प्राइमरी, जिसमें उसने इनिशियल सिम्टम किए जो समझो कि बहुत माइल्ड फॉर्म है। उसमें सिर्फ थोड़ी सी स्किन लेजन बनेगी, कोई अल्सर, माउथ अल्सर, जेनिटल अल्सर, इस तरह की चीजें, और लिम्फ नोड्स, रीजनल लिम्फ नोड्स। लेकिन जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें समझो बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये जो स्पाइरोकीट है ये सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है, ब्रेन, हार्ट, और बाकी किडनीज, लिवर, एवरीथिंग। और स्किन तो इसका बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन एरिया है। तो उसमें हेपेटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली, उसमें एसाइटिस भी, उसमें सारा जनरलाइज्ड रैश होता है, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी है, माइल्जिया बहुत सीवियर होता है, फीवर होता है। ये सारी चीजें हैं जो, और उसमें जो कंडाइलोमा एक्यूमिनेटा वो होता है। ये सारी चीजें हैं जो उसमें हो सकती हैं। देन द इन्फेक्शन, अब ये जो इन्फेक्शन है ना सेकंड स्टेज वाला, ये तकरीबन 8 हफ्ते में सेटल हो जाता है, even if left untreated, but spirochete is still there, but that becomes dormant। उसको हम लेटेंट फेज की, लेटेंट फेज कहते हैं। लेटेंट फेज हर वो होता है जिसमें बिल्कुल बेस लाइन पे चीजें चली जाती हैं। तो उसमें अर्ली लेटेंट फेज है जिसमें अभी तक वो इन्फेक्शन किसी हद तक काम कर रहा होता है। लेट लेटेंट, और उसके बाद जो टर्शरी स्टेज होती है, टर्शरी स्टेज, अब ये जो लेट लेटेंट है ये जाके कहीं 2 साल में खत्म होता है। अगर इसको पूरा हम करें तो ये 2 साल तक फिर जाके खत्म होता है। फिर आगे से ये, अब जरूरी नहीं है कि लेट लेटेंट जरूरी टर्शरी स्टेज में कन्वर्ट हो। 70% में से ये वापस एसिम्प्टोम यानी खत्म हो जाता है खुद ब खुद ही, और 25% ऐसा है जो कि आगे कन्वर्ट होता है टर्शरी स्टेज में। टर्शरी स्टेज में ये फिर आगे CNS की इन्वॉल्वमेंट, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, बोन इन्वॉल्वमेंट, ये फिर इरिवर्सिबल हो जाता है, यानी ये इसमें ट्रीटमेंट उस तरह से होती नहीं है, और ये यहाँ पे गमेटस फॉर्मेशन, जो बड़े बड़े गमास बनते हैं, ये सारी चीजें वो उसमें डेवलप हो जाती हैं। तो इसमें इसकी ट्रीटमेंट जरा मुश्किल होती है, लेकिन इसके लिए फिर CSF को करवाया जाता है, उसमें स्पायरोकिट्स देखे जाते हैं, और फिर उसकी ट्रीटमेंट जो है वो फिर डिफरेंट तरीके से की जाती है। ठीक है। तो ये है जो उसका एक कोर्स ऑफ डिजीज है, इसलिए उसकी डिजीज देखना जरूरी होता है, और ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कितनी है उससे भी हमें डिजीज का अंदाजा हो जाता है, लीजन से भी अंदाजा हो जाता है, बाकी जो हमारी इमेजिंग स्टडीज हैं उससे भी अंदाजा हो जाता है कि ये कौन सी स्टेज में है, और उसके हिसाब से फिर उसकी ट्रांसमिशन, उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है, क्योंकि जैसे जैसे ये स्टेज वाइज आगे बढ़ेगा उसकी ट्रीटमेंट उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। मैडम फिर ठीक। ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये लेटेंट फेज चल रहा है।
देखो लेटेंट फेज जो है ना उसमें बार दफा ये होता है कि एंटीबॉडीज तो परसिस्ट कर रही होंगी क्योंकि वो बन चुकी हैं, आईजीजी बन चुका है, लेकिन उसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही होती। अच्छा, तो कोई लेटेंट सिम्टम। फेज की एक ये भी निशानी होती है कि उसमें आपके जो स्पेसिफिक टेस्टिंग है वो पॉजिटिव हो गई, जो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस माइनस वाली चीज होती है। वो होता अच्छा। है, डिपेंड करता है अर्ली लेटेंट है या लेट लेटेंट है। तो ये अच्छा। लेटेंट फेज जो है ये वापस नॉर्मल भी हो सकता है, कुछ उसमें से फैक्टर जो पोर्शन है वो सेकेंडरी में चला जाएगा, कुछ बिल्कुल डोरमेंट रहेगा और एसिम्टोमेटिक ही रहेगा, ज्यादातर बल्कि एसिम्टोमेटिक ही रहेगा। और ये 25% जो है ये आगे जाके टर्शरी स्टेज में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट अगर हम पहली प्राइमरी स्टेज पे ही दे दें तो ये सब चीजें होंगी ही नहीं, ये वहीं पे खत्म हो जाएगी। हाँ, ये ठीक है, चलो जी फिर आज की क्लास हम बंद करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो एक है, ये जो इन्फेक्शन वाला है, ये सारों को हमने पहले कंप्लीट करना है। अब और क्या रह गया वैसे बाय द वे आपके ख्याल में, इसी इन्फेक्शन का जो पूरा ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें और क्या रह गया? अरे भाई आप लोग तो किताबें पढ़ पढ़ के बेहाल हो जाते हो, आपसे हमें हमसे ज्यादा तो आपको पता होना चाहिए। मैम तकरीबन खत्म हो गए हैं सारे। नहीं, खत्म नहीं हुए। किसी और का कोई आइडिया? मैडम, अल्सर्स पढ़ा दिए हैं आपने सारे? मैडम मैं रेगुलर क्लास नहीं लेती इसलिए बोल नहीं रही, कि मुझे पता नहीं है कि सारे हुए या नहीं। ऑलमोस्ट मतलब हमने ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो इसका कर लिया हुआ था डिफरेंट, क्योंकि जो इन्फेक्शन हमने किए हैं उसके साथ ज़ाहिर है हर एक स्पेसिफिक अल्सर्स हैं। और हाँ। क्या रह गया ज्यादा इम्पोर्टेंट? हम्म, हम्म, अभी तो बहुत हमने सारा। बात की है। मैडम जी। मलेरिया और डेंगू भी इसी में पढ़ाएंगी आप? मलेरिया, हाँ मलेरिया एक इम्पॉर्टेंट चीज है। पार्वो और वायरस मैडम। और लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमने आज ही डिस्कस की है वो है हेपेटाइटिस बी एंड सी स्क्रीनिंग। सी बहुत है मैडम, हेपेटाइटिस बी तो पढ़ा रहे बहुत हैं इंपॉर्टेंट है ये। बहुत ज्यादा ही। ठीक है, खास तौर पे हेपेटाइटिस बी जिसके हम अगर ट्रांसमिशन रोक दें तो क्रॉनिक कैरियर जो बनते हैं 90% एट बर्थ, कैरी जितने क्रॉनिक कैरियर होते हैं ना उनमें से 90% बर्थ की वजह से ही होते हैं, यानी इंट्रायूटेराइन ट्रांसमिशन की वजह से होते हैं। तो वो 90% तो आप बचा सकते हो ना कम अज कम by the proper treatment. So it is important to know the dynamics of hepatitis B infection in pregnancy. ठीक है, तो ये फिर हम करेंगे। चलो जी, ओके। मैडम फिर हेपेटाइटिस बी करवा दें नेक्स्ट। ठीक है, जी जी। ओके। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके। थैंक यू मैम।